हाँ, हम इस समय हाथरस में कुछ परिवार के साथ हैं। ये पीड़िता के भाई हैं और हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये क्या हुआ है पिछले 2 दिनों में, ये बताएं ज़रा। 2 दिनों में यही हुआ है कि एसआईटी की टीम जाने के बाद यहाँ पे डीएम साहब आए। ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं कि लड़की कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता क्या आपको, और ये बोलते हैं पोस्टमार्टम है उसे, उस बॉडी को आप देख नहीं सकते थे, चिथड़े उड़ चुके थे। मैं यही बोलूँगा, हमारी दीदी थी, हम उनके साथ हमेशा से रहे, हमने उन्हें हर हालत में देख लिया, तो पोस्टमार्टम के बाद देखने में क्या दिक्कत थी हमें। और उस दरमियानी रात में क्या हुआ जब उनकी बॉडी को जला दिया गया, वो बताएं। हमें नहीं मालूम सर किसकी बॉडी को जला दिया, किसके ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया। हमें इन सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिल जाएंगे तब तक हम किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हैं। ये बताइए कि 2 दिन में ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे धमकाया जा रहा है। एक वीडियो जारी हुआ डीएम साहब का, जिसमें मैंने अभी एसडीएम से सवाल ही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि डीएम ने स्पष्टीकरण दे दिया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बताएं। आपने देखा ही होगा, वो बोल रहे हैं बार बार बयान ना बदलें। पापा जी हमारे कभी अधिकारियों से मिले नहीं हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। डीएम साहब बोलते हैं कि यहाँ पे 5-6 लोग गए थे, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं 2 लोग 1 लोग, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, साइन करवा लिए, वीडियो कॉल करवा दी। ये सब दबाव नहीं है तो आप किस बताइए पे क्या। साइन करा लिए, किस पे पापा साइन जी करा, पे, पापा जी पे। किस पे साइन करा लिए, किस दस्तावेज पे? जो वो दस्तावेज जो था जो मुआवजे वगैरह की सरकारी नौकरी जो था उस पर साइन करवा लिए, और इन लोगों को बोल दिया, इन्हें पापा को बोल दिया कि घर पे जाके बोल दो मीडिया वाले चले जाएं यहाँ से, हाथ जोड़ के सबके आगे। और मतलब हम हमारा साथ काफ़ी दिया है इन लोगों ने, तो उन्हें हाथ जोड़ के बोल दो यहाँ से चले जाएं। क्या अब आपको एसआईटी की टीम पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, जो एसआईटी टीम 2 दिन जांच करके गई हमें है जब बात? तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे अभी हमें किसी चीज़ पे क्या भरोसा नहीं। सवाल हैं आपके? यही सवाल है कि इतनी बुरी तरह से बॉडी को क्यों जला गया, 2-2 बार उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनके बॉडी तक को अच्छे से नहीं जलाने दिया, हम पूरे अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हुआ, तो कैसे भरोसा करेंगे हम किसी पे। हमें जब तक इन सवालों के जो जवाब दे देगा उसके बाद हम बताएंगे कितना भरोसा है कितना नहीं। आर्टिकल 21 के तहत डिसेंट क्रिमेशन का अधिकार है, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी बहन की पार्थिव शरीर को उनके रीति रिवाजों से नहीं जलाया गया। क्या आप लगता है आपको कि रीति रिवाजों के साथ उनका दाह संस्कार किया गया? पेट्रोल डाल के छिड़का गया है, ये कौन सी रीति है। हम घी डालते हैं बॉडी के ऊपर, हम पूरी बॉडी को सजाते हैं। जो लड़के उनकी शादी नहीं हुई थी तो उन्हें मेहंदी वहंदी लगा के पूरी रीतो रिवाज के साथ ले जाते हैं यहाँ से। हमें नहीं मालूम किसकी बॉडी जला दी, सीधी बात तो ये है, किसकी बॉडी यहाँ पे लाके जला दी है उन्होंने, कैसे बिना पूछे बताए। हमने तो सुबह तक का टाइम मांगा था, सुबह अगर बॉडी दिखा देते तो हम विश्वास कर जाते कि हाँ दीदी की बॉडी है। और इस तरीके से उन्होंने जो बदसलूकी से जलाई है, और ये बोल रहे हैं कि लड़की कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता क्या। और मैंने बोला था कि ये सब अपशब्द हैं, आप डीएम साहब हैं, आप एसपी साहब हैं, अपने मुंह से ये सब नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला ये कोई अपशब्द नहीं है, हम आपको नसीहत दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक तरीके से अगर ऐसा होता तो मतलब कोरोना से मरने में और इतनी बुरी तरह से दशा करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैंने यही सब बोला उनके आगे। एक चीज़ ये बताएं, उस दिन रात को जब उनकी बॉडी आई तो एक पुलिसकर्मी यहाँ खड़ा होकर ये कह रहा था कि कुछ गलती आपकी भी है, आप भी स्वीकार कर लिए, तो क्या कहने की कोशिश कर रहा था वो? पता नहीं सर जी, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझाना चाहते थे, हमें क्या दबाव बनाना चाहते थे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, सब कुछ किया, हमें सुबह तक का टाइम दीजिए। हमने बोला ये आपका कर्तव्य है, आप निभाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसी भीड़ में हमारा कोई कर्तव्य नहीं होगा। तो मैंने बोला कल को मुझे कोई गोली मार जाए, आप अपने कर्तव्य से हट जाइए, बोल देना ये मेरा कर्तव्य नहीं है, इसे किसी ने गोली मार दिया। तो काफ़ी मतलब गुस्सा आ चुका था उनको मेरे ऊपर। तो फिर मुझे घर वालों ने उठा के ऊपर हटा दिया वहाँ से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। हम इस समय हाथरस में हैं, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, गांव वालों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसका आरोप है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। हमने इस बारे में एसडीएम से भी बात की है और एसडीएम का कहना है कि डीएम की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है। 14 तारीख की घटना है और 9:30 बजे की घटना है। उसके बाद जब थाने पर तहरीर दी गई, पीड़िता के स्वयं के भाई द्वारा हस्तलिखित अपनी हैंडराइटिंग में, और उनकी मां का भी उस वक्त वहां पे वीडियो बनाया गया था जब तहरीर दी जा रही थी। उस वक्त तहरीर में बेहद स्पष्ट है कि सिर्फ मारपीट और गला दबाने का मामला उन्होंने बताया और सिर्फ एक व्यक्ति का शामिल होना बताया। उसी के आधार पर तुरंत एफआईआर लिखी गई। 10:30 बजे वो एफआईआर थाने में दर्ज हो गई। शाम को दबिश दी गई और जिस एक व्यक्ति का नाम बताया गया अगले दिन वह व्यक्ति अरेस्ट भी कर लिया गया। तुरंत कार्रवाई हुई।
उसके बाद अगले 2 या 3 दिन में कई बार पूछा गया और क्या घटना हुई, तो मुझे लगता है कि बार बार परिजनों द्वारा मारपीट का ही या गला घोटने का ही वर्णन किया गया और सिर्फ एक ही व्यक्ति का उसमें शामिल होना बताया गया और उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। फिर जब 161 के बयान किए गए सीईओ और उनके काउंटर पार्ट द्वारा, तब फिर उसमें रेप के बारे में या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में मेंशन किया गया पीड़िता द्वारा और उसके बाद 3 और नाम उनके द्वारा बताए गए। तो इमीडिएटली उसी आधार पे रेप की धारा जो 376D होती है वह बढ़ाई गई और साथ ही साथ बाकी 3 लोगों का नाम भी उस एफआईआर में जोड़ा गया और उसी क्रम में उसी शाम को दबिश दी गई और अगले दिन जो नए 3 नाम थे 2 को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। जो चौथा लास्ट नाम था उसको अरेस्ट करने में 2 या 3 दिन लग गए थे। उसका कारण था क्योंकि जैसे ही उसको पता चला वो लगातार भाग रहा था और उसकी अलग अलग लोकेशंस हमको मिल रही थी, लेकिन उसको भी हमने अगले 2 या 3 दिन में अरेस्ट कर लिया। आज की तारीख में 376D धारा लगी हुई है जो कि रेप की धारा है और चारों अभियुक्त अरेस्टेड हैं और जैसा कि शासन कह चुका है पूरे मामले को एसआईटी द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की शासन की मंशा है ताकि निष्पक्ष रूप से त्वरित न्याय इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो सके और जो सही है वह तथ्य निकलकर सामने आ सके। आपने ये सीक्वेंस बताया था, एक चीज़ ये बताइए कि मेडिकल टेस्ट में कितनी देरी हुई, कितना समय लगा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि एज ए एसडीएम क्रिमिनल मामलों में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेरा जॉब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है जो कि मैं लगातार यहाँ पिछले 5 दिन से बना रहकर स्वयं इंश्योर कर रहा हूँ। बाकी दैट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। मुझे लगता है कप्तान साहब आईजी साहब ने भी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें सारी बातों को उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को साझा की है, समझाया है। प्रशांत जी ने जब बोल दिया कि रेप नहीं है तो फिर धारा क्यों लगी हुई है? ये आप मुझसे ना पूछें तो उचित होगा क्योंकि जैसा मैंने कहा क्रिमिनल मैटर है, इसमें एसडीएम का इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होता है। मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। प्रशासन की ओर से डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन क्यों डराएगा धमकाएगा? प्रशासन जब देखिए वीडियोस कोई किसी का भी बना सकता है, एलिगेशन कोई किसी का भी लगा सकता है। क्या वो वीडियो झूठे हैं जो डीएम साहब का वीडियो जारी हुआ है? देखिए डीएम साहब का जो वीडियो जारी हुआ है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद डीएम साहब ने ऑफिशियली उसका क्लैरिफिकेशन जारी किया है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है आप प्लीज उसका संज्ञान लेके उसी हिसाब से अपनी देखिए, जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है।